नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आजकल लगातार देश विदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी को लेकर मुंबई पहुंचे, जहां प्रवासी उत्तराखंडियों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे लोग मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में, उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहां आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहां से वहां आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। जो हमारे यहां पर एक बड़ा सिटकुल, जैसा अभी रोहित मीणा जब यहां से प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो रोहित मीणा ने बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी कि उत्तराखंड में जो लोग नहीं गए, सोनिया जी, रंजू जी, आप तो खैर वहां जाते रहते हैं और वहां पर काम भी करते हैं, तो आपको नहीं, प्रवीर जी, जिनको पता नहीं है, जैसे आप ही को बहुत सारी बातें पता नहीं थी, आप कह रहे थे कि भाई इतना शानदार वहां तो इतनी चीजें हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है। वहां मेरा मानना है कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ये महाराष्ट्र ये धड़कन की तरह है, धड़कन है, एक देश का दिमाग चलाता है, एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धड़काता है। इसलिए यहां के लोगों को विशेषकर से एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे। अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, लंदन में, बर्मिंघम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था। उसके बाद अबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहां लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैंने पहली बार मैं दुबई गया था, लंबी बिल्डिंग, ऐसे देखो तो दिखती ही नहीं है। बुर्ज खलीफा में तो ऊपर चढ़े तो संधू साहब, वो जो है वो जो लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट में भी हवा की आवाज आ रही थी जब ऊपर चल रही थी। तो लेकिन मैं जैसे ही बुर्ज खलीफा से बाहर आया, उन्होंने वाटर फाउंटेन और वो शो होना था, 2-3 मिनट का शो हुआ। उसके बाद हम बाहर आए तो अंदर तो एसी चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए और गाड़ी का इंतजार करने लगे, मुझे लगता है 10 मिनट हमको इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट में हम सारे के सारे, रंजू जी, जो है सब पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में आप उद्योग लगाएंगे, उत्तराखंड में होटल बनाएंगे, उत्तराखंड में कोई और काम करेंगे तो बाहर जितना टेम्परेचर अंदर जितना हो रहा होगा, बाहर उससे बहुत कम हो रहा होगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर तालाबंदी कर दी है। अपनी 33 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 3 महीने से प्रदेश शिक्षक प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं, जिसके तहत शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर डट कर बैठ गए हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि वो अब कोई भी सरकारी कार्य नहीं करेंगे। साथ ही 17 नवंबर से होने वाले प्रदेश भर में खेल महाकुंभ का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षक संघ की 33 मांगों में से एक मांग सरकार ने पूरी कर दी है, लेकिन प्रमोशन, अंतरमंडलीय तबादले, 5400 ग्रेड पे सहित 32 मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं, जिसको लेकर शिक्षक संघ का रोष सरकार पर दिखाई दे रहा है। 4 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी एक बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री जी के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे सभी विभागीय अधिकारी, हमारे सचिव विद्यालय शिक्षा एवं महानिदेशक जी और स्वयं मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और मंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया था कि मैं 3 महीने के अंदर आपकी 4 मांगें पूरी कर दूंगा। अखबार में भी आया,
उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपना बयान दिया, किंतु दुर्भाग्य यही कहूँगा मैं इसे कि 3 महीने हो गए हमारी एक भी मांग का निस्तारण नहीं किया गया। एक आदेश महानिदेशक जी ने बीच में किया था यात्रा अवकाश का, लेकिन इसे मैं क्या समझूं, उत्तराखंड का दुर्भाग्य समझूं कि सौभाग्य समझूं कि ये कितने प्रभावशाली मंत्री जो सरकार में बड़ा ओहदा रखते हैं, उनके आदेश को एक सचिव ने निरस्त कर दिया और वो यात्रा अवकाश निरस्त कर दिया है। हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, 3 महीने से जो तमाम शिक्षक अपनी 33 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आज क्या कुछ खास हुआ? देखिए, अगर राजकीय शिक्षा संघ की बात की जाए तो काफी मजबूत पूरा संघ लग रहा है, क्योंकि कई महीनों से, अगर 3 महीनों से बात की जाए तो बहुत मजबूती से इन्होंने धरना प्रदर्शन और साथ साथ पूरे प्रदेश में इन्होंने कहा जा सकता है कि मुद्दा खड़ा किया है कि अपनी 33 मांगों को पूरा करने के लिए, और 30 अक्टूबर को ये जाहिर कर दिया था कि जो करीब 6 नवंबर को 1 घंटे तक जो शिक्षा निदेशालय है उसे 1 घंटे तक बंद रखेंगे, और आज वो उन्होंने पूरा किया। करीब 1 घंटे तक वो वहां पर डटे रहे और शासन के कई अधिकारियों और साथ साथ शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो तस से मस ना हुए। उन्होंने फिर चेतावनी दी है कि जो भी सरकारी कार्य होगा वो उसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे, लेकिन जो आम दिन का कार्य होगा वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में लोकसभा, पूरे प्रदेश देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो शिक्षक होते हैं उन्हें ड्यूटी दी जाती है। कई चुनाव क्षेत्रों, जो पेटी होती है चुनाव जहां पर दिया जाता है, वहां पर शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। उन्होंने वो भी करने से साफ इनकार कर दिया है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती। ये शिक्षक संघ का कहना है कि उन्होंने 3 महीने का समय जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उनसे मांगा था कि वो मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो भी पूरा हो चुका है। ऐसे में सरकार लग नहीं रहा है कि उनकी मांगे पूरी करेगी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि आगे निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सरकार को शिक्षकों की कुछ मांगे पूरी जरूर करनी होगी, क्योंकि 33 मांगे हैं। पूरी सारी तो सरकार पूरी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ मांगे फिलहाल सरकार पर ध्यान दे सकती है। 33 पूरी मांगों की बात की जाए तो उसमें से एक का आदेश सरकार ने फिलहाल पारित कर दिया है, लेकिन जो 32 मांगे हैं अभी भी जारी है, जिसमें से प्रमोशन होने हैं कई शिक्षकों के, अंतरमंडलीय तबादले होने हैं। जो उनकी मांग है कि करीब 5000 से अधिक उनका ग्रेड पे होना चाहिए। ऐसे में जो शिक्षक है काफी आक्रोशित है सरकार के खिलाफ, और ऐसे में अगर इस तरह का माहौल रहा तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसे आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान इसमें पहुंच सकता है। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए उत्तराखंड सरकार से करीब 10,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। तो वहीं MCCLA के अध्यक्ष ललित गांधी ने उत्तराखंड सरकार की नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने एक बयान पत्र जारी करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में निवेश करने के लिए महाराष्ट्र के निवेशकर्ताओं में उत्साह है, और कई महाराष्ट्र से उद्योगपतियों ने पहले से उत्तराखंड में निवेश किया हुआ था, लेकिन अब युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अधिकतम उद्योगपति उत्तराखंड में निवेश करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 100 साल से महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है। महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम इसी चैम्बर ने किया है, और आज हमें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए आई है। उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और प्रो इंडस्ट्री, प्रो ट्रेड पॉलिसी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। एक यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में उत्तराखंड जिस तेजी से विकास कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को भी लग रहा है कि उत्तराखंड में हमें कुछ न कुछ नया इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। हम सारे लोग बहुत ही ईगर है उत्तराखंड आने के लिए, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑलरेडी महाराष्ट्र के हमारे कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और आज हम इस रोड शो के माध्यम से सभी अधिकारियों ने जो विस्तार से चर्चा की, करीब 10,000 करोड़ के एमओयू हम उत्तराखंड सरकार के साथ साइन कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम आने वाले समय में उत्तराखंड में करेंगे, जो नॉर्थ इंडिया के लिए हमारे लिए एक सेंटर पॉइंट के रूप में काम करेगा।
देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के केदार दौरे पर बीजेपी के नेता कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी नेताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी राहुल गांधी के दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया था। तभी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य की जनता सब जानती है और देख रही है कि चुनाव आते ही कैसे जनउद्धारी नेता केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। साथ ही कहा कि वह लोगों को भंडारा खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत के बाजार में खराब 2 पहिया वाहन जो हर समय जगह जगह खड़े रहते हैं, उनसे अब पुलिस ने कैंट कर्मचारियों की मदद से जब्त कर लिया है, जिसके बाद से वाहनों के मालिकों में खलबली मच गई है। बता दें कि कैंट इनके मालिकों को पहले भी चेतावनी दे चुके थे। उसी दौरान सीईओ कुणाल रोहिला ने बताया कि इस तरह ही शीघ्र ही 4 पहिया वाहन भी हटाए जाएंगे। अगली खबर लक्सर से है, जहां दीपावली के पास आते ही मिलावटखोरों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने विभागीय टीम के साथ लक्सर में कई मिठाई संस्थानों तथा परचून की थोक व्यापारियों के यहां पर छापेमारी की। सबसे पहले हरिद्वार रोड मोहल्ले स्थित एक व्यापारी के यहां तेल के सैंपल लिए गए। इसके बाद टीम लक्सर के एमआई मिठाई व्यापारी के वहां पर रसगुल्ले आदि के सैंपल लेने के लिए पहुंची। उप जिलाधिकारी और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि त्योहार के समय पर मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए छापेमारी लगातार जारी रहेगी। अगर किसी भी दुकानदार ने मिलावटखोरी की और उसकी शिकायत मिली तो दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर एडिबल है तो मिक्सर तो निकलना पड़ेगा ना। अगली खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस ने 10 लाख की चोरी का खुलासा किया है। कुछ दिन पहले थाना सेलाकुई में एक मामला सामने आया, जहां चोरों ने बंद पड़े घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की शुरुआत की है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने आए। पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की गई है। में खासकर विकास नगर कोतवाली थाना क्षेत्र सहसपुर में विगत एक सप्ताह के अंदर 3 बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें विकास नगर में करीब 7 लाख की और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में 3 लाख की 10 लाख का सामान गया था। और सहसपुर क्षेत्र में भी पूरे घर में जो है, चूंकि त्योहार का सीजन था, उसकी ज्वेलरी वगैरह 7 लाख की गायब हुई थी। तीनों मामलों में पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ली। टोटल 100% माल बरामद हो गया। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग इसमें वांछित हैं। और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो इसमें गैंग है, जो वो प्रकाश में से पूर्व पहले मुकदमे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 17 लाख का जो है माल पूरा 100% तीनों थाना क्षेत्रों की चोरी का बरामद कर लिया। खबर रामनगर से है, जहां पर्यावरण व नदियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट अर्थवर्ल्ड ने मरचूला स्थित जनता इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों ने रामगंगा नदी में स्वच्छता अभियान चलाकर 2 कुंतल से अधिक कूड़ा एकत्रित किया है। साथ ही नदी के आसपास रहने वाले लोगों को नदियों और पर्यावरण को दूषित नहीं करने को लेकर भी जागरूक किया। प्रोजेक्ट अर्थवर्ल्ड के संस्थापक अर्जुन मित्तल ने बताया कि आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ ही पर्यावरण पर भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते पर्यावरण में भी बदलाव हो रहा है। अभी हम करंटली जिम कॉर्बेट में हैं और हमने यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम कंजर्वेशन प्रोग्राम किया है। तो आज हमने स्कूल के साथ कनेक्ट करके 200 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली, अभी हम यहाँ पे रामगंगा रिवर आए हैं, वहाँ पे हमारी क्लीनलीनेस ड्राइव है। तो यहाँ पे हम अभी नदी के किनारे किनारे सारा जो कूड़ा यहाँ पे जो लोगों ने फेंका था, हम सब कुछ उठाएंगे
एंड उसको रीयूजेबल बैग्स में डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है कि हर बच्चे को इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चों में ऐसी शक्ति है कि हम अपने पृथ्वी के भविष्य को बचा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अगली खबर देहरादून से है, जहां रायवाला पुलिस ने एक महिला तस्कर को 7.55 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टिहरी की मूल निवासी इस महिला के बारे में पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ये रायवाला क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करती है। सूचना के आधार पर दबिश देकर महिला को गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला पर NDPS एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को उत्तराखंड पहुंचे। उनके इस दौरे को निजी रखा गया है। बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। वो सीधे केदारनाथ के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने केदारनाथ पहुंचकर भगवान केदार की पूजा आराधना की। वहीं अब दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने दौरे को लेकर तंज कसा है और कहा है कि 100 करोड़ सनातनियों की जीत है। सनातनियों के जगाने से गांधी परिवार को मंदिर मंदिर अब भटकना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा ने तुच्छ और छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। राहुल गांधी जी का एक स्पष्ट मतलब हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी को जब चुनाव होता है तब भगवान याद आते हैं। तो आज उन्हें भगवान भी सिर्फ इसलिए याद है कि चुनाव है वहां पे, क्योंकि उनको आप देखिए कभी किसी मंदिर में आज से पहले नहीं देखा होगा। चुनाव आए तो उन्हें मंदिर दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें गरीब दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें ट्रक ड्राइवर दिखता है। 70 साल से वो राज कर रहे थे, कभी इनके परिवार ने कभी ट्रक में बैठ के सवारी की हो तो बताइए, किसी रिक्शा वाले से बात की तो बताइए। चुनाव आते हैं उन्हें रिक्शा वाला भी याद आता है और ट्रक वाला भी याद आता है और भगवान भी याद आता है। अगली खबर चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। बता दें कि सीएम धामी ने पहले पूरे परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचकर रुद्राभिषेक पूजा में भाग लिया और उसके बाद प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि दोपहर के बाद सीएम धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर वेद पाठ पूजा संपन्न कराई और सबके कल्याण की कामना की। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज कलयुग के दौर में ढोंग और प्रपंच रचने के लिए भाजपा के लोग जाने जाते हैं। कांग्रेस नेता ने यह कहा कि जिस प्रकार से त्रेता युग में रावण या फिर दूसरे ढोंगी जैसे राम का नारा लगाते थे और समाज विरोधी काम करते थे, उसी प्रकार से आज कलयुग में भाजपा नेता जोर जोर से राम का नारा लगाकर जन विरोधी काम कर रहे हैं। ढोंग और प्रपंच करने वाले रावण की संतानें जो कलयुगी हैं, वो बहुत जोर जोर से हल्ला मचाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। कालनेमी ने क्या किया था? कालनेमी ने जब हनुमान जी यहाँ आए थे हिमालय में लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने के लिए, तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी को मूर्छा रखी थी और हनुमान जी आए थे वैद्य सुषेण के कहने पर यहाँ पर जड़ी बूटी लेने, तो सबसे ज्यादा चिल्ला करके राम कथा करने का काम किसने किया? कालनेमी ने, जिससे हनुमान जी को रोक दे। अगली खबर देहरादून से है, जहां आए दिन वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी तफ्तीश करते हुए देहरादून पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ लिया है। पूछताछ करने पर चोर ने अलग अलग जगहों से कुल 10 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कही है। आरोपी की निशानदेही पर औली रोड रायपुर के जंगल में पुलिस ने चोरी की गई 10 दोपहिया वाहनों को बरामद किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि नशे का आदी है तथा अपनी नशे की पूर्ति के लिए वह वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। उसकी इस आदत के कारण उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। दिन में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर सो जाता है। रात में शहर के अलग अलग स्थानों में चोरी छुपे घूमकर मौका मिलते ही मोटरसाइकिल में मास्टर की लगाकर उन्हें चुरा लेता है। देहरादून में देश का पहला क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2023 खत्म हो चुका है। बता दें कि इस कार्यक्रम में
कई आईपीएस अधिकारी, बॉलीवुड के कई सितारे सहित डायरेक्टर भी मौजूद रहे। फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य लोगों को क्राइम के प्रति जागरूक करना था। तो वहीं इस दौरान खाकी में इंसान विषय पर आयोजित सत्र में डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान विभिन्न घटनाओं से प्रेरित व पुलिस की छवि में परिवर्तन करने के लिए पुस्तक लिखने का विचार उनके मन में आया। साथ ही बताया कि विभिन्न आईपीएस अफसरों और निर्देशकों के द्वारा लोगों को क्राइम और हमारे संघर्ष को बताया गया है। आम जन के अंदर पुलिस और क्राइम को लेकर सवालों के जवाब भी दिए गए। क्राइम लिटरेचर पर उन्होंने लिखा और जैसा कि आपने देखा होगा कि क्राइम लिटरेचर लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और फैक्ट ये है कि क्राइम हमारे समाज का एक हिस्सा है और उसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो अगर किसी चीज़ लाइक डिसीज़, अगर आप किसी डिसीज़ को इग्नोर करेंगे तो वो और ज़्यादा परेशान करेगी। इसीलिए उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, अपने डॉक्टर को ईमानदारी से बताना चाहिए ये क्राइम हुआ है। तो ये जो आज यहाँ पर लिट फेस्ट के माध्यम से आम जनता के साथ जो पुलिस के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया गया है वह अतुलनीय है। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस तरीके का लिट फेस्ट हो सकता है जहाँ पे हम क्राइम के लिटरेचर को या क्राइम के ऊपर बनी मूवीज, OTT, वेब सीरीज एक्सेट्रा को डिस्कस करेंगे। लेकिन देहरादून का और देहरादून की जो सोसाइटी है DCLS, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्राइम लिटरेचर पर उन्होंने हल्द्वानी के कारखाना बाजार चौराहे इलाके में रविवार को नगर निगम की टीम बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची और जब प्रशासन की टीम ने दुकान से सड़कों पर रखे सामानों को जब्त करने की कवायद शुरू की, तभी सभी व्यापारी इकट्ठा होकर कार्रवाई के विरोध में उतर आए, जिसके बाद प्रशासन और नगर निगम टीम को बिना कार्रवाई ही वापस लौटना पड़ा। उसी दौरान व्यापारियों ने इस कार्रवाई को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ चालान काटा जाए, लेकिन सीधे तौर पर दुकानों का सामान उठाकर नगर निगम के वाहन में भरा जा रहा है। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि अधिकारी मनमानी तरीके से व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। व्यापारी ही मंडल वाले ही गए थे व्यापार करने प्रशासन के पास कि अतिक्रमण हटाओ। अब जब प्रशासन आज अतिक्रमण हटाने के लिए आया है तो यही विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि इनकी जबर राजनीति क्या है। अगर गैरकानूनी के विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और गए थे प्रशासन के पास विरोध हटवाने के लिए तो क्यों गए थे? और इन्हीं व्यापार मंडल वालों ने व्यापारी नहीं अपनी दुकान के आगे 1500 रुपये 2,000 रुपये। त्योहार का सीजन है तो उसको लेके अभी जो प्रस्तावित हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट मैम और हम नगर निगम मिलकर के कल एक मीटिंग करेंगे 11 बजे व्यापारियों को साथ में लेके और कल से ही अभियान दोबारा चलाया जाएगा। पता कि कोई बात नहीं है, अपनी बात उन्होंने कही है, अगर किसी और से कही होगी तो उसके बारे में वही बताएंगे। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मदरसा बोर्ड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश के 3 जिलों में 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7,399 से 749 बच्चे मुस्लिम हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सफाई दी है और बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शमूम कासमी ने कहा है कि सभी बच्चे अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही यहां पढ़ने आते हैं। वहीं जहां इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है तो बीजेपी ने इसकी पड़ताल करने की बात की है। देखिए, ये बाल संरक्षण आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट आई है जिसमें कि इसका खुलासा हुआ है कि जो मदरसे हैं उसमें 749 जो हैं बच्चे गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से ये हम लोगों को जो हमने रिपोर्ट में देखा ये है कि पेरेंट्स की मंजूरी से ही बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी आगे इसमें देखा जाएगा क्या किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं और उसके बाद ही फिर हम किसी ऑल्टरनेट पे आ सकते हैं। तो शिक्षा है, अगर मदरसों में ठीक तरह की शिक्षा उनको दी जा रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो उन बच्चों के अभिभावक ही बता सकते हैं कि राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों को छोड़कर उन्होंने मदरसे का रुख क्यों किया है। ये एक्चुअली छानबीन का मुद्दा है और ये कोई साधारण बात नहीं है। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध 4 धाम में से केदारनाथ धाम में गर्भगृह को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। धाम में टूटते नियमों पर ना तो मंदिर समिति जवाब दे पा रही है, ना अब तक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में 4 धाम और इन्हीं धामों की मान्यता और नियम बरकरार रह सके उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति काम करती है। तो क्या वीआईपी के लिए नियम अलग है और आम आदमी के लिए नियम अलग है? जी, केदारनाथ धाम में गर्भगृह की वायरल होती फोटो
कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मंदिर समिति जिस तरह से इन मामलों में सफाई देती और नियमों का हवाला देकर कार्यवाही की बात करती है, वो समझ से परे है। क्योंकि मंदिर में जाने से पहले आम आदमी से फोन तक बाहर रखवा लिया जाता है, लेकिन जब वीआईपी आते हैं तो फिर बड़े बड़े कैमरे, लाइव पूजा पाठ तक होना शुरू हो जाता है। ऐसे में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में टूटती परंपराओं और नियमों को लेकर विपक्ष ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है, जिस पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष और मंदिर समिति से सवाल पूछ रही है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं, वीआईपी लोगों के लिए या सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए नहीं है? क्या भगवान उनके लिए अलग रूप में आते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए वहां वीडियोग्राफी करने की इजाजत दी जा रही है। बीकेटीसी क्या कर रहा है? वॉच डॉग के रूप में बीकेटीसी को वहां नियुक्त किया गया है ताकि वो मॉनिटर कर सके कि कोई वहां के नियम कानूनों के संग उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमारे पहाड़ी लोगों को आप गर्भगृह में फोटो नहीं खिंचवाने देंगे, बड़े बड़े नोटिस वहां चस्पा कर देंगे कि कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, और बाहर के लोग आए वो जैसा मर्जी तांडव करें यहाँ आकर। अगर कल को तीसरी आंख खोली, जो प्रलय हमने 2013 में देखा, 80% हमारे उत्तराखंड का कॉन्फिडेंस लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, शत विक्षत हो गया था उत्तराखंड। ऐसे में उस प्रलय का भागीदार कौन बनेगा? ये जवाब देना चाहिए भाजपा को भी, सरकार को भी और बीकेटीसी को भी। धीरेन्द्र शास्त्री जी केदारनाथ में जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ विवादित बातें कर रहे हैं, और केदारनाथ में इस प्रकार की फोटोएं खिंचाना, जबकि वहाँ चप्पे चप्पे पे चस्पा है कि इस प्रकार की फोटोग्राफी कराना वर्जित है। हमारा इस पर स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसे बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। विपक्ष के सवालों पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय नियमों का हवाला दे रहे हैं और किसी भी ऐसे नियम के न टूटने का दावा कर रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल भाजपा के नेता इसे सिर्फ विपक्ष का मुद्दा बता रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं तो वो किसी प्रकार से वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, और उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इस बीच किसी प्रकार से कई लोग उत्साहवश इस प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर देते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है, अनुरोध भी करते हैं हम उनसे कि इस प्रकार से कोई गतिविधि न। कांग्रेस शायद भूल गई है कि जब आपदा आई थी तो उनके बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष जूते लेकर उस गर्भगृह में गए थे और उन जूतों को पूरे भारत के लोगों ने देखा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।